नमस्कार, मुद्दा गर्म में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बंगाल चुनाव की बात, बंगाल चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राज्य में सियासी वार पलटवार तीखे होते जा रहे हैं और इसी चुनावी गहमा गहमी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। रोहिंग्या से जुड़ी बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार और टीएमसी बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली करने में जुटी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने रोहिंग्या का मुद्दा उठाया। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल सरकार बड़े पैमाने पर रोहिंग्या के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रही है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में अपनी हार की आशंका से टीएमसी बौखला गई है और इसलिए वो बड़े पैमाने पर रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रही है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि इन्हीं रोहिंग्या घुसपैठों ने ही दिसंबर में दक्षिण 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया था। चुनाव आयोग से क्या कहा आपने, क्या मांग की? पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं रण होता है और उसी की तैयारी में हम जो आज चुनाव आयोग मुख्य अधिकारी से जो मिले, उनको सबसे पहले तो ये बोला कि जिस दिन आप चुनाव घोषणा करेंगे उसी दिन केंद्रीय बल का तैनाती कीजिए और उसी दिन आप जो यहाँ के ऑब्जर्वर्स आते हैं उनकी नियुक्ति कीजिए, नहीं तो जितना देरी होगा यहाँ पर खेल बदल जाता है। क्या अंदेशा है, खेल बदल जाता है? कैसे बदल जाएगा? हर तरह का हथकंडा ये अपनाते हैं। सबसे पहला हमने जो दूसरा मांग किया है वो भी इनका ही हथकंडा है कि वोटर लिस्ट में जो इतनी बड़ी चोरी हुई है, जो वृद्धि हुई है, एक एक क्षेत्र में 35% वोटरों की वृद्धि कहाँ से, किन इलाकों की बात कर रहे हैं? देखिए, जहाँ जो स्पष्ट करके मैं बताऊं, सीमांत के जितने जिला हैं ऊपर से नीचे तक सब जिला में वोटरों की वृद्धि हुई है। तो ये तो साफ नजर आता है वोटर कहाँ से आए हैं। ये भी इनके इम्पोर्टेड वोटर कहाँ से आए हैं वोटर? बगल के देश से, जो हमारे नागरिक नहीं हैं। तो रोहिंग्या, जहाँ यहाँ कितने रोहिंग्या गांव बसा रखे हैं, शहर में, विधाननगर में रोहिंग्या एक बस्ती बसा हुआ है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बकायदा एक ट्वीट किया और ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि ममता के जिस मंत्री ने कोलकाता में मिनी पाकिस्तान का पता लगाया, उन्हें अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की पेट्रोलिंग से खतरा महसूस हो रहा है। आने वाले चुनाव में टीएमसी को और ज्यादा घुसपैठियों की जरूरत होगी क्योंकि बंगाल के लोगों ने बीजेपी को वोट देने का फैसला कर लिया है। वहीं बंगाल के बांकुड़ा से बीजेपी सांसद सुभाष सरकार ने भी रोहिंग्या के मुद्दे पर ममता सरकार पर निशाना साधा और वोटर लिस्ट में करीब 4 लाख रोहिंग्या होने का आरोप लगाया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार। डॉक्टर साहब, लगातार आप लोग रोहिंग्या का मुद्दा उठा रहे हैं, चुनाव आयोग के पास भी शिकायत की गई है। आखिर रोहिंग्या इतनी बड़ी समस्या पश्चिम बंगाल में बनी हुई है? ये तो जरूर, अब देखें ना, ममता बनर्जी ने रोहिंग्या के बारे में कितने सवाल किया उसका पक्ष में, और वो रोहिंग्या को शायद वो वोटर कार्ड बना दिया और उसको वोटर लिस्ट में नाम उठा दिया। शायद 4 लाख ऐसा होता है। उसको तो समझना चाहिए ये रोहिंग्या कैसे इधर आए। उसको वोटर हम नहीं बना सकते हैं, ये गलत काम किया। उनका पक्ष में वोट डालेंगे ये समझ के करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता सौम्या आइची ने वोटर लिस्ट में रोहिंग्या के नाम होने के आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वोटर का बहुत सारे नाम नहीं है, इसको लेकर भी हम लोग बात किए हैं, लेकिन ये इश्यूज है। लेकिन बाकी जो आप बोल रहे हैं ये पॉलिटिकल इश्यूज जो है, ये तो ठीक नहीं हो रहा है ना। आप इन्फिल्ट्रेटर्स की बात कर रहे हैं। हम लोग तो ये चीज़ बार बार बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में 2 डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है या दूर का डिस्ट्रिक्ट है, अगर फेज वाइज वोट होगा तो 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सील 48 आवर्स में सील करना पड़ेगा और इंटरस्टेट बॉर्डर भी सील करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर से आदमी आके वो वोट को मैनिपुलेट करेगा। इस चीज़ को हम लोग निर्वाचन वो बड़ी अच्छे से सुने हैं और इंश्योर भी किए हैं कि हम लोग इस चीज़ को देखें। फिर वीवीपैट की बात हम लोग बोले हैं कि वीवीपैट काउंटिंग पूरा होना चाहिए। तो बंगाल में सियासी उठापटक तेज हो गई है। एक दिन पहले हुगली में शुवेंदु अधिकारी की रैली में विवादास्पद नारे लगने के आरोप में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसमें बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेश साव भी शामिल हैं। मंगलवार को शुवेंदु अधिकारी की रैली में कुछ लोगों ने विवादास्पद नारे लगाए थे। वहीं टीएमसी नेता फरहाद हाकिम ने ईसी के सामने बीजेपी पर बंगाल का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। बीजेपी जो एक एलिगेशन दिया वो
पॉलिटिकल मंच में डायरेक्टली एलिगेशन नहीं दिया है इलेक्शन कमीशन को, जो 10% बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम है। तो हमने कहा इलेक्शन कमीशन ये तो आपके ऊपर आरोप है, ये हमारे ऊपर आरोप नहीं, आपके ऊपर है, क्योंकि वोटर लिस्ट आप बनाते हैं। तो उन्होंने कहा अगर वो ऑफिशियली देंगे तो हम इसका ऑफिशियली करेंगे। असल में बीजेपी बंगाल चुनाव में माओवादी नेता छत्रधर महतो की एंट्री पर सवाल भी उठा रही है। छत्रधर महतो बंगाल चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। छत्रधर महतो पिछले साल जुलाई में टीएमसी में शामिल हुए थे। इससे पहले छत्रधर 11 साल तक यूएपीए के तहत जेल में थे। छत्रधर महतो पर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस डिरेल करने और राजधानी एक्सप्रेस को हाईजैक करने का आरोप है। लालगढ़ में नक्सली ऑपरेशन के दौरान छत्रधर का भाई तसाधर महतो भी मारा गया। बीजेपी छत्रधर के माओवादी कनेक्शन को लेकर अब ममता पर हमलावर है। बीजेपी नेता राजू बिस्ता ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और टीएमसी को माओवादी से भी ज्यादा हिंसक और संविधान विरोधी पार्टी बताया। 2 दिन पहले ममता ने भी बीजेपी को माओवादी से ज्यादा हिंसक पार्टी बताया था। टीएमसी माओवादी से भी ज्यादा हिंसक और भारत की अखंडता और संविधान के विरोधी हैं। टीएमसी एक हिंसक पार्टी है जो भारत के संविधान को नहीं मानती और डेमोक्रेसी को ताक पे रख के काम करती है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि टीएमसी माओवादियों की जमानत कराकर उनसे चुनाव प्रचार करा रही है। जमानत कराकर अपने चुनाव प्रचार में लगा लिया है, तो अब ये कोशिश कहना चाहती हूँ देश की जनता से कि माओवादी बहुत अच्छे हैं। यही ममता जी का चरित्र है, यही टीएमसी का चरित्र है। ममता जी की राजनीति, ममता जी की सरकार हिंसा की पर्यायवाची है। वहाँ रोज़ बम गोली चलती है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता रोज़ घायल होते हैं। अल्टरनेट डे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है। तो कुल मिलाकर अराजकता का अवतरण ममता जी ने बनाया है। जो ममता जी से नाराज़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, पर हमारे किसी को नहीं लेंगे। हम गाय की तस्करी करने वालों को नहीं लेंगे, हम गोल्ड की तस्करी करने वालों की नहीं लेंगे, हम फेक करेंसी की तस्करी करने वाले जो टीएमसी के नेता हैं वो हम उनको नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे जो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं। जो अच्छे नेता होंगे, जो बंगाल के विकास के बारे में सोचते होंगे, जो मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेंगे, हम उनको जरूर सम्मिलित करेंगे। आज कितनी खूनों से रंगे हुए ये हाथ है छत्रधर महतो की, फिर भी उनको टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का स्टेट कमेटी में जगह दी जाती है। इससे बड़ा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती। इसका मतलब है बंगाल में अगर माओवादी को कोई पनाह दे रहा है वो ममता बनर्जी है, माओवादी को अगर कोई जगह दे रहा है वो ममता बनर्जी है, माओवादी को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है वो ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। बीजेपी ने बंगाल विजय के आक्रामक रणनीति की तैयारी भी इस बीच कर ली है। एक तरफ टीएमसी नेताओं को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम चल रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी बंगाल दौरे का प्लान बनाया है। पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा एक के बाद एक बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बंगाल दौरा करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 30-31 जनवरी में मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा 5 और 6 फरवरी को बंगाल में रथ यात्रा से परिवर्तन रैली करेंगे, जबकि अमित शाह फिर से 10-11 फरवरी को बंगाल में चुनावी बिसात बिछाएंगे। बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। अपने इस प्लान के जरिए बीजेपी के बंगाल के हर विधानसभा सीट तक पहुंचने की कोशिश होगी। बीजेपी ने बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया। यह परिवर्तन रथ यात्रा 5 फरवरी से शुरू होगी, जो सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। बीजेपी ने इस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए बंगाल को 5 जोन में बांटा है, जहां पर ये रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके लिए पार्टी ने केंद्रीय नेताओं को प्रभारी भी नियुक्त किया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 फरवरी को इस रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं। सर, पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकाली जाएगी, कि किस तरीके से है, कितनी रथ यात्राएं होंगी और क्या योजना है सर? नहीं, 5 रथ यात्राएं हमारे निकलेगी और 294 विधानसभा सभी में जाएगी। हमारे स्थानीय लीडर्स भी उसमें साथ में रहेंगे और हमने आग्रह किया केंद्र से भी नेता कुछ आएँ और राज्य सरकार की विफलताओं के बारे में, अराजकता, हिंसा की राजनीति, सिंडिकेट राज,
इसके खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अराजकता समाप्त होगी, प्रजातंत्र की स्थापना होगी वहाँ पर, और ये सिंडिकेट राज को हम समाप्त करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गरीबों के उन्नयन की योजनाएं चल रही वो उनका लाभ उन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से बंगाल में किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है, आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ठीक तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा, बीच में सिंडिकेट के लोग पैसा खा रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करके गरीबों की योजनाएं गरीबों तक पहुँचे, ये विश्वास दिलाएंगे। और मुझे विश्वास है कि ये रथ यात्रा वहाँ पर एक क्रांति पैदा करेगी। एक सवाल और बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री भी होंगे, और कब से कब तक? 5 तारीख से हमारी पहली यात्रा निकलेगी, 5 या 6 को नड्डा जी उसका शुभारंभ करेंगे, और हमारी लास्ट यात्रा निकलेगी 11-12 को। हमने आग्रह किया गृह मंत्री जी से, यदि वो समय देंगे तो वो उसको हरी झंडी बता के शुरुआत करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, किसानों की सहमति के संकेत अब दिखने शुरू हो गए हैं। प्रस्ताव पर सहमति के संकेत दिख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक देखिए किसानों की हुई, और सरकार ने कल ये प्रस्ताव दिया था कि अगर आप चाहते हैं तो हम 1.5 साल तक इस कानून को फिलहाल रोक सकते हैं। ये प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर अभी सहमति की खबरें सामने आ रही हैं। किसानों ने अब से थोड़ी देर पहले ही ये मुलाकात बैठक खुद की है। सारे किसान नेता वहां पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने फिलहाल जो प्रस्ताव है उस पर सहमति जताने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंजाब के ज्यादातर जत्थेबंदियों की राय है कि किसान सरकार के 2 साल के कानून पर रोक के प्रपोजल के जवाब में 3 साल या जब तक कमेटी काम करे तब तक रोक लगाने की बात पर वो सहमत हो सकते हैं। साथ ही साथ खुदकुशी करने वालों के परिवारों को मुआवजा भी यहां मांगा जाए, इसके संकेत भी दिख रहे हैं। एमएसपी पर कानून के विषय को भी कमेटी के कामकाज के दायरे में लाया जाए। कुछ जत्थेबंदियां सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। जो भी फैसला होगा वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा, इस पर सब जत्थेबंदियां सहमत हैं। अनुराग हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए और अपडेट के साथ। अनुराग, क्या ये माना जाए कि अब जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है उस पर सहमति सारे किसान संगठनों की लगभग बन गई है? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे सूत्र जो हमें दे रहे हैं वो ये कि ज्यादातर जत्थेबंदियां इस बात के लिए राजी हैं कि जो सरकार ने जो प्रपोजल दिया है उसी लाइन पर उस प्रपोजल को एक्सटेंड करते हुए या तो 3 साल का समय मांगा जाए या फिर जब तक कमेटी काम करे, जो संयुक्त कमेटी होगी सरकार की और किसानों की, तब तक के लिए अगर होल्ड पर रखा जा सकता है कानूनों को, तो उस पर ज्यादातर जत्थेबंदियां सहमत हैं। और बाकी जो कुछ जत्थेबंदियां जो नाराज हैं, इस प्रस्ताव को मान नहीं रहे हैं, उनको मान मनव्वल का दौर चल रहा है। ये हमें पुख्ता जानकारी अपने सूत्रों के हवाले से मिली है। साथ ही कुछ और मांग है, जो एमएसपी का कानून फिर भी बच जाता है, जो कि ठोस मांग थी किसानों की, वो भी कहा जा रहा है कि अगर उसको भी कमेटी के दायरे में डाल दिया जाए कि कमेटी उस पर भी अपनी रिकमेंडेशन सरकार को दे, तो फिर उस पर भी किसान राजी हो सकते हैं। ज्यादातर जत्थेबंदियां राजी हैं। अब ऑल इंडिया कमेटी की मीटिंग होनी है कुछ देर बाद, जिसमें कि पूरे देश भर के संगठन मौजूद होंगे। उसमें क्या रुख रहना है वो देखना होगा। लेकिन एक बात जो पंजाब की जत्थेबंदियां जिस पर बिल्कुल पूरी तरह से अड़े हुए हैं कि अगर कोई भी संगठन राजी नहीं होगा तो ये प्रस्ताव माना नहीं जाएगा, यानी सर्वसम्मति से फैसला होगा। और इसीलिए जो कुछ जत्थेबंदियां जो नाराज हैं, जो प्रस्ताव को मान नहीं रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश बाकी जत्थेबंदियां कर रही हैं फिलहाल। और ये संकेत पूरी तौर पर मिला है कि जो बड़े संगठन है, जो बड़े किसान संगठन है, वो ज्यादातर इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि अब इस आंदोलन को, इस लाइन पर जो प्रपोजल सरकार ने दिया है उस लाइन पर इसको वापस लिया जा सकता है और कहीं ना कहीं सहमति बनाने की कोशिश अब करनी चाहिए। तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू इसको कह सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि बाकी किसान जत्थेबंदियां किन शर्तों पर मानती हैं, वो तमाम निटिग्रिटीज को पूरा किया जाएगा। और ऑल इंडिया कमेटी क्या फैसला करती है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ज्यादातर पंजाब के जो किसान संगठन है, जो सरकार ने अभी प्रस्ताव रखा है कि 1.5 साल तक के लिए अभी फिलहाल रोका जा सकता है कानूनों के लागू होने की प्रक्रिया को, क्या इसी बात के लिए सहमति बनती दिख रही है, या वो अपनी डिमांड भी रख सकते हैं कि इसको 3 साल या 3 साल से ज्यादा, ये जब तक कमेटी फैसला ना कर ले तब तक, ये कितने दिन एक्सटेंड करने की बात किसान चाह रहे हैं? देखिए, किसान ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने जो लाइन ली है उस लाइन से वो इत्तेफाक रखते हैं कि होल्ड पर रखा जाए कानूनों को, और जिस कमेटी जो फैसला करेगी उसमें किसान संगठन भी शामिल हो। वो वापस लेने से एक कदम पीछे हटने को तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि ये
समय वाकिफ नहीं है कि 1.5 साल की लिमिट लगा दी जाए, उसके बाद दोबारा इंप्लीमेंट कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि या तो जब तक कमेटी काम करे तब तक इनको होल्ड पर रखा जाए, या फिर 3 साल का समय इसमें तय किया जाए। इन दोनों में से किसी एक बात पर सहमति बन सकती है। अनुराग, ये लिखित तौर पर मांग रहे हैं, किसान चाह रहे हैं कि लिखित तौर पर कोर्ट के पास भी ये बात कह दी जाए। देखिए बिल्कुल उसकी निटिग्रिटीज भी आज जो ऑल इंडिया कमेटी की बैठक होनी है उसमें फाइनल होना है कि किस तरीके से तमाम संगठनों को संतुष्ट किया जाए कि जो सरकार ने वर्बली प्रपोजल रखा है और जो हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है उसका क्रियान्वयन किस तरीके से होगा, कमेटी कब बनेगी, उसको लिखित तौर पर क्या सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया जाएगा, ये तमाम फॉर्मेलिटीज का भी आज ही फाइनल कर लिया जाएगा। और कल जब सरकार के सामने किसान जाएंगे तो अपने प्रस्ताव के साथ, अगर सरकार अग्री करती है उनके जो रिपीट जो प्रस्ताव दे रहे हैं किसान संगठन, तो फिर सहमति बनने की दिशा में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इसको कह सकते हैं। कि देखिए, सरकार की ओर से कृषि सुधारों को टालने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए इस वक्त किसानों की बैठक जो चल रही थी, सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत में समस्या का समाधान होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार किसान संगठन अपनी जिद छोड़कर थोड़ा सा देखिए पीछे हटते नजर आ रहे हैं। और अब ये जो बड़ी खबर आ रही है कि सहमति जो है वो बनती हुई दिख रही है, और कुछ जत्थे ऐसे हैं जो अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें मनाने का काम जो है वो चल रहा है। आपको बता दें, कल ही दरअसल सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि कानूनों को अगले 1.5 साल तक स्थगित रखकर बातचीत करने का प्रस्ताव किसानों के सामने दिया, जिसके बाद अब संकेत कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि किसान उसको मानने के लिए तैयार है। आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। ठीक है, दीपक विश्व इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, किसानों में सहमति क्या बनती हुई दिख रही है? वहां बैठे जो किसान है वो क्या कह रहे हैं? इस प्रस्ताव पर राजी हैं वो? देखिए अर्पिता, अभी जो मीटिंग चल रही है उस सहमति पर यहाँ के किसानों को भी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि किसान नेता यहाँ पर जो है वो उस मीटिंग में शामिल होने के लिए गए हैं। और जहाँ तक सवाल मीटिंग की सहमति से है तो यहाँ पर किसान सुबह ही कह चुके हैं कि जो कमेटी, जो संगठन वहाँ पर जो मीटिंग चल रही है उसमें जो भी कमेटी की राय होगी उससे वो पूरी तरह से सहमत है, और जो राय होगी उसी पर वो काम करेंगे। अगर कमेटी कहेगी यहाँ से हटना है तो हटेंगे, वरना रुकना है तो रुकेंगे। यानी ठीक है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही किसान आंदोलन पर। बड़ी खबर, एक और कुछ किसान संगठनों ने सरकार की ओर से कृषि सुधार कानून टालने का प्रस्ताव मिलने के बाद नरमी के संकेत दिए। वहीं खालिस्तान समर्थक संगठन SFJ ने इसमें फिर से खलल डालने की कोशिश की है। SFJ ने पंजाब के किसानों के समर्थन में पोस्टर जारी कर 26 जनवरी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भारत के दूतावासों को घेरने की धमकी दी है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। शैलेंद्र, देखिए, एक तरफ जहां सरकार और किसानों की बातचीत कल भी हुई है, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि इस प्रस्ताव जो कानून है, तीनों कानूनों को कुछ वक्त के लिए टाला जाएगा, करीब साल से 1.5 साल के लिए टाला जाएगा। और किसानों ने उसके बाद ये कहा है कि आज इस पर विचार करके वो शाम को 5 बजे ऐलान करेंगे कि वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इसी बीच जो सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी संगठन है वो लगातार कोशिश कर रहा है इस जो ये लगातार प्रदर्शन जो है किसानों का, उसका रुख मोड़ने के लिए। हमने पहले भी देखा है कि लगातार कभी कभी पैसों की बात करके, कभी इंडिया गेट पर खालिस्तानी फ्लैग लहराने की बात की जाती है, कभी उनको और तरह के तरीके से उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है किसानों की। हालांकि किसान साफ कर चुके हैं कि उनका खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बार फिर SFJ की तरफ से 26 जनवरी को विदेशों में जो भारतीय दूतावास हैं, हाई कमीशन हैं, उनको ब्लॉक करने की, उनको घेरने की फिर से उनकी तैयारी है। किसान प्रदर्शन का नाम लेकर तो कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम करने के लिए जो SFJ की साजिश है वो एक बार फिर सामने आ रही है।
तो जहां देखिए किसानों का रुख जो है वो नर्म पड़ता हुआ दिख रहा है। ये संकेत मिल रहे हैं कि जो सरकार का प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लेंगे किसान। कुछ जत्थे ऐसे हैं अभी जिनको मनाने का प्रयास देखिए चल रहा है, और इसी के साथ साथ ये यहाँ साजिश भी रची जा रही है इसी की आड़ पर, वो भी इस खबरें सामने आ रही हैं। वही किसान आंदोलन पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एक दिन पहले हुई 10वें दौर की बैठक में सरकार की ओर से कृषि सुधारों को टालने के प्रस्ताव का असर होता दिख रहा है। न्यूज 18 इंडिया के अनुराग ढांडा की एक्सक्लूसिव खबर कि सरकार की ओर से प्रस्ताव मिलने के बाद किसानों ने 23 जनवरी को राज्यों में राजभवन के घेराव के कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया। आज दोपहर होने वाले बैठक में चर्चा के बाद किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति अब तय करेंगे। शाम 5 बजे इसका खुलासा होगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि किसान सहमति जता सकते हैं और जल्द ही ये आंदोलन खत्म हो सकता है। एक और कुछ किसान संगठन सरकार की ओर से कृषि सुधार कानून टालने का प्रस्ताव मिलने के बाद नरम रुख दिखाते नजर आए, तो वहीं कुछ किसान संगठन अभी भी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। सरकार ने जो कल मीटिंग में प्रस्ताव दिया है कि इसको 1.5 साल वास्ते रोका जा सकता है, एक कमेटी बनाई जा सकती है, जो कमेटी जब तक फैसला नहीं करती उन तक इसको रोका रखा जाएगा। इससे हमारी सहमति नहीं है। वहाँ भी रद्द किया है, इसको मीटिंग में भी रद्द किया है, क्योंकि जो सरकार जो कानून ਅਸੀਂ तो ये कहना चाहते हैं जब सरकार कानून ही गलत है, कानून किसानों के हित में नहीं है और सरकार मान रही है और उसको रोक लगा रही है, तो इसको रद्द करना चाहिए। रद्द करने के बगैर साढ़े पास कोई विकल्प नहीं है, सरकार को रद्द करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। पिछले आज 57वां दिन है, सड़क पर है और सरकार से यही आग्रह है कि तीनों कानून वापस ले और एमएसपी पे कानून बनावे, तब ये किसान यहाँ से जाएगा। एमएसपी पे कानून बना दे। एक ही ये देखिए मांग एक ही है, वो एक ही इसमें जुड़ रही है। और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसे छोड़े ना, उसे उसके तत्व छोड़े ना, उसे पूर्ण रूप से लागू करे, तो हम इन्हें हार्दिक धन्यवाद देकर और इनके नारे लगा के जाएंगे। सरकार मान रही है कि गलतियां हैं, तभी सरकार टाल रही है कि हम लोग जांच कमेटी बिठा के इसमें पता लगवाते हैं कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हैं। ये सरकार जब मान रही है तो जब उसमें 80% मामले गलत हैं तो बिल को क्यों नहीं वापस कर लेती। तो अनुराग देखिए ये बड़ी खबर है कि किसानों में कुछ किसान संगठन ऐसे जो सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत हैं और वो और लोगों को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी खबरें थी कि एमएसपी की गारंटी अभी भी किसान चाह रहे हैं कि ये जो एक्सटेंशन मिल रहा है वो 3 साल का हो जाए और इसके साथ ही साथ एमएसपी की गारंटी और कुछ और मांगे भी हैं किसानों की, जो सरकार के सामने रखने की कोशिश रहेगी इनकी। देखिए बिल्कुल एमएसपी को लेकर के भी मांग होगी, क्योंकि एक 3 कानूनों को वापस लेने के साथ एमएसपी भी एक बहुत बड़ी मांग थी किसानों की कि इस पर भी एक कानून बनना चाहिए, और वो अब अपनी मांग को अलग सिरे से रखने की बजाय किसान संगठन रोक रही हूं अनुराग आपको बड़ी खबर इस वक्त। जरा टीवी पे देखिए आप, ये किस तरीके की तस्वीरें, ये सीरम इंस्टीट्यूट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आग लगने की खबर सामने आई है, और इसी तस्वीरें हम आपको उस जगह की ही दिखा रहे थे। सीरम इंस्टीट्यूट जहां पर कोवैक्सीन का निर्माण हो रहा है वहां पर आग लगी। अब ये आग कैसे लगी, किन कारणों से लगी, क्या अंदर कोई मौजूद था, कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं मिली। प्राथमिक तौर पर ये तस्वीरें आ रही थी जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त की है, सीरम इंस्टीट्यूट में आग की खबर सामने आई है, और सीरम इंस्टीट्यूट में ये आग कैसे लगी ये जरा अभिषेक से समझ लेते हैं। अभिषेक, देखिए सीरम इंस्टीट्यूट में करीब 2:30 बजे के आसपास आग लगी है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, क्योंकि इंस्टीट्यूट काफी बड़ा है। वहां पर प्रोडक्शन हाउस पूरे जो भी कोरोना का टीका का प्रोडक्शन है वो वहां पे होता है, और उसके साथ साथ ऑफिसेस हैं। अब आग कौन से सेक्टर में लगी अभी फिलहाल कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आग काफी ज्यादा तेज है, और ऐसे में कम से कम 12 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंच करके और आग बुझाने का काम तेजी से शुरू कर चुकी हैं। लेकिन आग काफी भयानक है, और खासकर जिस बिल्डिंग में नई सीरम की जिस नई बिल्डिंग में आग लगी है वहां पर 2 विंग में आग पूरी तरीके से फैल चुकी है, और करीब 5वें फ्लोर पर आग लगी हुई बताई जा रही है। फिलहाल वो आग काफी तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी जगहों पर प्रोडक्शन हाउस भी है। खासकर प्रोडक्शन होता है कि जितने भी कोरोना
का टीका का है प्रोडक्शन वहां पर होता है, और उसके साथ साथ ऑफिसेस हैं। आग लगने के कारण का पता नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी उस आग को बुझाने का काम शुरू है, क्योंकि काफी स्टोरेज है वहां पर। जो नया टीका आया है कोविशील्ड, उस टीके का काफी स्टोरेज सीरम इंस्टीट्यूट के उस बिल्डिंग में है, और ऐसे में आग बुझाने की कोशिश लगातार हो रही है। फिलहाल आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है। अभिषेक, आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? क्योंकि तस्वीरें जो दिख रही हैं उसमें धुआं जो है काला काफी उठता हुआ नजर आ रहा है, जो दिखा रहा है कि आग जो है वो 5वें से और भी मंजिल तक पहुंच सकती है। बिल्कुल, आग अभी 5वीं मंजिल पर है और उसके साथ साथ 2 विंग को अपनी चपेट में ले लिया है। फिलहाल आग ऊपर की तरफ बढ़ रही है। कोशिश फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की यह है कि आग को वहीं पर काबू में लाया जाए, ताकि इंस्टीट्यूट के कई हिस्सों को पकड़ने से बचाया जा सके। लेकिन जिस तरीके की आग है उस पर थोड़ा ब्रिगेड अधिकारियों से जो बात हुई उसमें उन्होंने साफ कहा कि कुछ गाड़ियां और उन्होंने बुलाई है, ताकि आग को काबू पर जल्दी से जल्दी पाया जा सके। लेकिन फिलहाल आग बुझाने की कोशिश चल रही है। 5वें फ्लोर पर आग लगी है, ऊपर की तरफ आग बढ़ रही है, और खास करके प्रोडक्शन होने के कारण वहां पर स्टोरेज काफी ज्यादा है नई कोरोना वैक्सीन का, कोविशील्ड का, और ऐसे में कोशिश ये है कि ज्यादा नुकसान वहां पर ना हो, और जो टीका जो बन के तैयार है उसको भी नुकसान ना पहुंचे, इसकी कोशिश लगातार फायर ब्रिगेड कर्मियों की तरफ से हो रही है। वहां पर पुणे के मेयर पहुंच चुकी हैं, और उसके साथ साथ तमाम सारे जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड अधिकारी हैं वो सब भी वहां पहुंच चुके हैं, और फिलहाल आग बुझाने की कोशिश जारी है। तो कोविशील्ड वैक्सीन यहीं पर इसी फैक्ट्री में तैयार हो रही थी। जो तस्वीरें जरा देखिए, फैक्ट्री में आग की खबर सामने आई है। किस वजह से ये आग लगी ये भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन प्राथमिकता देखिए यहाँ पर यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। इसलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर तैनात हैं, कुछ और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया है। अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये आग कैसे लगी इसके बारे में तो देखिए अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कितना नुकसान अभी तक हुआ है, क्या कोई अंदर मौजूद भी है, जान का खतरा भी है? देखिए, अब आग चूंकि इसको बुझाने का काम शुरू है, कई लोगों के ट्रैप्ड होने की खबर है फिलहाल, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तरीके से लोकल वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनका कहना है कि कई लोगों के वहां पर फंसे होने की आशंका है। फिलहाल अब जो खबर आ रही है वो प्लांट की खबर आ रही है कि जहां पर कोरोना की वैक्सीन तैयार हो रही थी उस प्लांट की बिल्डिंग में आग लगी है। यानी ये बड़ी खबर है, और खास करके अगर प्लांट की बिल्डिंग में आग लगी है और आग काफी तेजी के साथ फैल रही है तो निश्चित ही एक बड़ा झटका लग सकता है, खास करके ऐसे में जब टीकाकरण का काम चल रहा है, और ऐसे में कोविशील्ड के वहाँ काफी ज्यादा स्टोरेज थे, वहां पर आग लगी है। सीरम इंस्टीट्यूट के उस सेक्टर में आग लगने के बाद फिलहाल बुझाने का काम शुरू है आग, और ऐसे में वहां पर 10 गाड़ियों को और बुलाया गया है, 10 फायर इंजन को और बुलाया गया है, ताकि इसको जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए। फिलहाल पहली प्राथमिकता यह है कि किसी भी तरीके से आग को कंट्रोल किया जाए, ताकि आग दूसरे हिस्से में ना फैलने पाए। और अभिषेक, जैसा आप बता रहे हैं 10 गाड़ियां अभी और बुलाई गई हैं फायर ब्रिगेड की, जो ये दिखा रही हैं कि अभी और वक्त लग सकता है आग पर काबू पाने में। बिल्कुल, आग जिस तरीके से विजुअल्स में हमारे दर्शक देख पा रहे हैं उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग काफी तेजी के साथ फैली है। आग की इंटेंसिटी अंदर कितना है और कितने लोग फंसे हो सकते हैं ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, और शायद यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम गाड़ियों को वहां बुलाया गया है। हड़पसर के उस इलाके में, पुणे का हड़पसर इलाका है जहां पर ये कोविशील्ड की फैक्ट्री है, सीरम इंस्टीट्यूट है, वहां पर ये पूरी आग लगी है, और फिलहाल आग बुझाने की कोशिश चल रही है। लेकिन जिस तरीके से 5वें फ्लोर के आसपास आग बताई जा रही है उसके ऊपर आग बहुत तेजी के साथ फैल रही है। तो अभिषेक, ये जो बिल्डिंग है इसमें कितने फ्लोर थे? देखिए, इस बिल्डिंग में कुल 7 फ्लोर बताए जा रहे हैं कि 7 फ्लोर हैं, और 5वें फ्लोर के आसपास आग लगी हुई बताई जा रही है। लेकिन आग जिस तरीके से लगी हुई है 2 विंग को अपनी चपेट में ले लिया है, और फिलहाल आग तेजी के साथ फैल रही है, क्योंकि वहां पर अंदर कागज और बहुत सारे ऐसे चीजें रखी थी जो आग बढ़ने के लिए सहायक होती हैं। फिलहाल वहां पर लोगों को खाली कराया जा रहा है, लेकिन अभी भी आशंका जताई जा रही है जो
आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन जो लोकल वहाँ कर्मचारी काम करते थे उनका कहना है कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता है फंसे हुए लोगों को बाहर निकल के आग को जल्दी से काबू पर लाया जाए। तो फिलहाल आग बुझाने का काम देखिए चल रहा है। 5वें फ्लोर पर ये आग लगी है, तस्वीर आपके सामने है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैक्सीन का निर्माण हो रहा था, वैक्सीन यहीं पर बन रही थी कोविशील्ड। किस तरीके का नुकसान अभी तक हो पाया है इसका अंदाजा भी बाद में लग पाएगा, लेकिन यहाँ प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द आग पर नियंत्रण पाया जाए और इसी के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर तैनात हैं। 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी और बुलाई गई हैं। 7 मंजिल की ये इमारत टोटल थी, इसमें 7 मंजिल थे। 5वें मंजिल पर ये आग लगी है, लेकिन अभी तक देखिए साफ नहीं हो पाया है कि आग किस वजह से लगी है। अभिषेक, कुछ चश्मदीद या कोई जिनसे आपको जानकारी मिल पा रही हो, किस तरीके से ये आग लगने की संभावना रही है? देखिए, अभी जो खबर लग पा रही है, प्राथमिक जानकारी जो सामने आ रही है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह, लेकिन अब शॉर्ट सर्किट कहां पर हुआ है और किन वजहों से हुआ है ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसको सब कुछ खत्म होने के बाद वहां सारा आग बुझाने और कूलिंग करने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि असली वजह क्या थी। लेकिन जो प्राथमिक वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसके बाद ये पूरी आग पूरे फ्लोर के आसपास फैल गई है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। जिस तरीके के तस्वीरों में देख रहे हैं आग काफी ज्यादा है और पुणे के उस सीरम इंस्टीट्यूट को फिलहाल अभी कॉर्डन किया गया है ताकि वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति ना जाए, क्योंकि वो प्रोडक्शन वहां पर हो रहा था। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसी बिल्डिंग में और उसकी बगल के विंग में पूरे कोविशील्ड का प्रोडक्शन था। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि जो स्टोरेज है वहाँ कोविशील्ड वैक्सीन का उसको कोई नुकसान न पहुंचे, साथ ही प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन की जगह है उसको कोई नुकसान न पहुंचे। साथ ही साथ कोशिश फायर ब्रिगेड कर्मियों की तरफ से ये भी की जा रही है कि जिस तरीके से लोकल कर्मचारी बता रहे हैं कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, फिलहाल उनको भी ढूंढ करके सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए शायद 10 गाड़ियों को और बुलाया गया है। जेम्बो जेट जो फायर इंजन होते हैं उनको बुलाया गया है और उस इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है ताकि वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति ना पहुंच पाए। अभिषेक, ये जो पूरा इलाका है जहां पर ये आग लगी है, ये इलाका कैसा है? देखिए, जहां पर ये फैक्ट्री है, जहां पे खासकर सीरम इंस्टीट्यूट है, वो पूरा चारों तरफ एक रिहायशी इलाका है और आसपास काफी ज्यादा ऑफिसेस हैं और वहां पर रहने के लिए लोगों के घर हैं। चूंकि सीरम इंस्टीट्यूट का जो पैसेज है पूरा, उस पैसेज को पहले से ही वॉल है और बाउंड्री वॉल के भीतर उसके ऑफिसेज और उसका प्रोडक्शन है और सारी चीजें उस बाउंड्री वॉल के भीतर हैं। अंदर काफी ज्यादा स्पेस होने के कारण बाहर आग फैलने का खतरा कम है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर प्रोडक्शन जहां पर हो रहा है वहां पर आग पहुंचती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही जो कोविशील्ड का स्टोरेज है जहां पर रखा हुआ है वहां पर अगर किसी भी तरीके से आग पहुंच जाती है तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा संख्या में अभी फिलहाल स्टोरेज है। क्योंकि जब ये पूरा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था उस समय में करीब 5 करोड़ डोजेज सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार कर लिए थे और सबसे ज्यादा स्टोरेज सीरम इंस्टीट्यूट के पास था और कोशिश ये की जा रही थी कि सभी जगहों पर जहां पर भी कोरोना का टीकाकरण चल रहा है वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीरम इंस्टीट्यूट के जो प्रोडक्शन हुए टीका थे उनको जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। लेकिन अगर जिस तरीके से आग लगी है, अगर आग पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो निश्चित ही एक बड़ा नुकसान हो सकता है और इस पूरे टीकाकरण अभियान को भी एक झटका लग सकता है। लेकिन फिलहाल कोशिश फायर ब्रिगेड कर्मियों की जानकारी इस बाबत मिल पा रही है क्या कि ये 5वें फ्लोर पर ही ये कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण हो रहा था? कौन से फ्लोर पर ये वैक्सीन रखी गई थी, कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि स्टोरेज कौन से फ्लोर पर था या प्रोडक्शन कौन से फ्लोर पर हो रहा था। जानकारी सिर्फ इतनी मिल पाई है कि वो बिल्डिंग और उसकी बगल वाली बिल्डिंग दोनों में कहीं न कहीं प्रोडक्शन का काम चल रहा था और स्टोरेज था। ऐसे में अब पहली प्राथमिकता फायर ब्रिगेड कर्मियों की ये है कि आग बुझाई जाए, लेकिन अब तक इस बारे में जानकारी ये नहीं मिल पा रही है कि स्टोरेज क्या 5वें फ्लोर पर था या कहीं दूसरी था और
आग लगने की सही वजह क्या थी, लेकिन प्राथमिक जानकारी ये शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने की वजह। ठीक है अभिषेक, कितने लोग फंसे हो सकते हैं, इस बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो लोकल बता रहे हैं उसमें 5 से 6 लोग ट्रैप्ड हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोग इस आग लगने वाली जगह पर या उस फ्लोर के आसपास फंसे हो सकते हैं। फिलहाल आग बुझाने का काम शुरू है, साथ ही फायर ब्रिगेड की एक टीम अंदर ये सर्च कर रही है कि क्या सही में कुछ लोग फंसे हैं तो किस कंडीशंस में फंसे हैं, उनको जल्दी से जल्दी कैसे बाहर निकाला जाए, इसको लेकर के भी फायर ब्रिगेड की एक टीम अंदर सर्च कर रही है। बिल्कुल, और ये 2 कैमरों की नजरों से फिलहाल तस्वीरें दिखाते, सीरम इंस्टीट्यूट में आग ये लगी है और बताया जा रहा है 5वीं मंजिल पर ये आग लगी है। 7 मंजिल इस पूरे बिल्डिंग में थे, 5वीं मंजिल पर आग लगी है और यहाँ कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी भी है। और इस बाबत वहां पर देखिए अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, 10 और गाड़ियां इस वक्त मंगाई गई हैं, बुलाई गई हैं, ताकि जल्द से जल्द आग को बुझाया जाए। देखिए किस तरीके से आसपास रिहायशी इलाके भी दिख रहे हैं और वो खतरा उन पर भी मंडरा सकता है, इसलिए ही कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आग बुझाने का काम जो है वो हो। इसके साथ साथ एक बड़ी चिंता यहाँ पर जहन में ये भी कि सीरम इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण हो रहा था, क्या यहाँ पर कोई वैक्सीन भी रखी थी, क्या आग में उनको कोई नुकसान पहुंचा है, इस पर भी नजर होगी। अभी जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है वो ये कि कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, पहले उनको निकालने का प्रयत्न है, लेकिन ये आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। आधिकारिक तौर पर कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। ये कहां आग लगी, जब तक ये आग बुझाई नहीं जाएगी, कूलिंग का काम नहीं होगा, तब तक ये बात पुख्ता तौर पर पता नहीं चल पाएगी। कुछ लोग अंदर हो सकते हैं क्योंकि दिन का वक्त है, और कुछ लोग हो सकता है यहाँ काम कर रहे हो, वो फंसे हैं, वो किस कंडीशन में वहां पर फंसे हैं और उनको आग के बीच से कैसे निकालना है, ये सारे प्रबंध इस वक्त किए जा रहे हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर मुस्तैद है, 10 गाड़ियां भी और बुलाई गई है। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, जो 10 गाड़ियां और बुलाई गई थी, क्या वो पहुंच गई है? अभिषेक, बिल्कुल, आग लगने की अभी प्राथमिक वजह नहीं पता चल रही है, लेकिन आग जिस तरीके से लगी है आग काफी ज्यादा भयानक है और उस पर फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। फिलहाल यहाँ पर अब जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है कि आग दूसरे या तीसरे फ्लोर से लगी और उसके बाद वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, अभी जो जानकारी मिल पा रही है। और फिलहाल अब तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में ना तो सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ कहा गया है और ना ही किसी भी तरीके से आधिकारिक तौर पर फायर ब्रिगेड की तरफ से अब तक बयान जारी हुआ है। लेकिन फिलहाल आग बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि आग दूसरे से तीसरे फ्लोर से होते हुए 5वें फ्लोर के आसपास पहुंची है। फिलहाल धुआं काफी ज्यादा है, इसलिए एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की तरफ से नहीं हो पा रहा है कि आग कहां तक पहुंची है और आग के कारण कितना नुकसान हुआ है। लेकिन एक जानकारी है कि इसमें किसी भी तरीके का अब तक कैजुअलिटी नहीं हुआ है, किसी भी तरीके की जीवित हानि नहीं हुई है, ये बड़ी खबर है अब तक जो प्राथमिक जानकारी मिल पा रही है उसके आधार पर। लेकिन आग बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही है। फिलहाल आग बुझाने की जो कोशिश चल रही है उसमें काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जाए। तो फिलहाल आग बुझाने के प्रयत्न में दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर लगी हुई हैं, कुछ और दमकल विभाग की गाड़ियां बुलाई गई हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन अभिषेक, कोई जानकारी इस बाबत मिल पाई क्या कि कितना वक्त अभी और लगेगा आग पर नियंत्रण पाने के लिए? देखिए, आग पर नियंत्रण पाने तक अब तक कितना वक्त लगेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया है उससे ये साफ है कि आग काफी ज्यादा बड़ी है। अंदर जहां तक भी उसने इम्पैक्ट किया है उसको कंट्रोल करना और आग को बढ़ने से, फैलने से रोकने की कोशिश हो रही है, ताकि आग को एक सीमित दायरे में लाया जाए और उसको जल्दी से जल्दी कूलिंग करके खत्म किया जाए, जिसको लेकर के कोशिशें चल रही है। वहां पर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के अलावा जो सीरम इंस्टीट्यूट की फायर ब्रिगेड की पूरी टीम है, अंदर भी उनकी एक इंस्टीट्यूटेड
फायर ब्रिगेड की टीम होती है वो भी काम पर लगी हुई है। उसके साथ साथ महानगर पालिका के अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं हड़पसर इलाके में, और फिलहाल आग बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है। जानकारी भी मिल रही है कि जहां पर ये आग लगी है वहां पर वैक्सीन का निर्माण नहीं हो रहा था, इससे 1.5 किलोमीटर दूर पर वैक्सीन का निर्माण हो रहा था। बिल्कुल, देखिए इस बारे में आधिकारिक तौर पर जब तक कोई जानकारी सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आएगी, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि उसके पास स्टोरेज या फिर वहां निर्माण होने की बात सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी फिलहाल ना तो सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी दी गई है और ना ही फायर ब्रिगेड कर्मियों की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि मामला सेंसिटिव है और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि इसको सबसे पहले बुझाने के बाद फिर आधिकारिक तौर पर इस पर बयान जारी करके वास्तविकता क्या रही, आग के पीछे की वजह क्या रही और कहां पर प्रोडक्शन हो रहा था, स्टोरेज किस जगह था, ये सारे बारे में जानकारी आग बुझने के बाद आधिकारिक तौर पर सीरम इंस्टीट्यूट जारी कर सकता है। बिल्कुल, और ये दो तस्वीरें, दो कैमरे की नजरों से हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की नई इमारत में बताया जा रहा है दरअसल आग लगी है, पुणे के इंस्टीट्यूट में ये आग लगी है। आग बुझाने के लिए 8 दमकल की गाड़ियां देखिए मौजूद है, 10 गाड़ियां अभी और मंगाई गई हैं, वो पहुंचेंगी और सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि आग पर नियंत्रण पाया जाए, काबू पाया जाए, और इसके लिए अभी टीमें वहां पर तैनात है। सीरम इंस्टीट्यूट की अपनी खुद आग पर कंट्रोल पाने के लिए जो टीमें है वो वहां पर मौजूद है। आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि आखिरकार आग ये लगी कैसे, लेकिन ये कहा जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये नई बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग में ये आग लगी है, दूसरी मंजिल पर ये आग लगी है जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ अब पहुंच रही है। और ये बताया जा रहा है 7 मंजिल इस बिल्डिंग में है और यहां से 1.5 किलोमीटर दूर पर एक और बिल्डिंग है जहां पर बताया जा रहा है कि वैक्सीन का निर्माण हो रहा था। अब वहां तक ये आग ना पहुंचे, इस पर फिलहाल ख्याल रखने के लिए ही दमकल विभाग की गाड़ियां जो वहां पर मौजूद है वो पूरी कोशिश कर्मचारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पर नियंत्रण पाया जाए। अभिषेक, ये नई बिल्डिंग है, इस नई बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? देखिए, नई बिल्डिंग का निर्माण जल्दी हुआ था क्योंकि अभी फिलहाल चूंकि प्रोडक्शन के पहले और ऑफिसेस को और एक्सटेंड करना था, इसलिए उस नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से। हालांकि ये अभी कोशिश ये है कि इस पूरे आग जहां जहां पे फैली है उसको वाइंड अप करके वहां पर आग बुझाई जा सके और उसको किसी भी तरीके से उसमें किस तरीके से क्या फायर ब्रिगेड सिस्टम जो अंदर बिल्डिंग को जब एनओसी मिलती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो उसमें फायर ब्रिगेड और फायर इक्विपमेंट सिस्टम चल रहे थे, काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे और क्या वजह थे वह आग लगने की, ये सारी चीजों की जानकारी फिलहाल आग बुझने के बाद ही, चाहे वो फायर ब्रिगेड कर्मचारी फायर ब्रिगेड की तरफ से हो या सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया जाएगा। लेकिन अभिषेक रहिए जरा साथ, एकता बत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। एकता, हेलो हेलो एकता, अगर आवाज पहुंच रही है तो क्या जानकारी मिल रही है अभी तक, जरा बताइए कि आग कैसे लगी और क्या अंदर कोई लोग अभी फंसे भी हैं? Well, you know, I don't know so many details about it right now, but उनके मंजरी प्लांट में आग लगी है and they are currently working. There are a couple of fire brigades there as per our understanding in order to solve it. But the most important thing is that the vaccines are not produced in this particular facility and the vaccine expected to be unaffected because of this fire. तो वो सबसे ज़रूरी बात है कि vaccines manufacturing is absolutely unaffected because of this. जिस तरीके से एकता जानकारी दे रही है कि देखिए 2 बिल्डिंग्स थी और जिस बिल्डिंग में वैक्सीन बन रही थी वहां पर ये आग नहीं लगी है। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जहां पर वैक्सीन का निर्माण चल रहा था वहां पर 1.5 किलोमीटर का फासला है और फिलहाल अभी नई जो इमारत तैयार हुई थी वहां पर ये आग लगी है। आग कैसे लगी इसके बारे में देखिए अभी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है, लेकिन जो अभी प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है वो ये कि दूसरे मंजिल पर ये आग लगी है और धीरे धीरे ये आग बढ़ रही है। उसको रोकने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर मौजूद है। 8 गाड़ियां आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही हैं, 10 गाड़ियों को अभी और बुलाया गया है। तो पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए आग लगने की खबर सामने आई है। क्या कोई अंदर फंसा भी हुआ है
ये भी देखा जा रहा है और उन्हें निकालने की कोशिश भी हो रही है। 2 कैमरों की नजरों से हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जरा ये जो धुआं है ये दिखा रहा है कि आग कितनी भयानक स्थिति में लगा होगा। अभी फिलहाल कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए।